हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा देखो, हम लोग आज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये पहला सेशन है, पहला लेक्चर है उसका, और बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि 100% एनसीईआरटी भी कवर करेंगे और 0 टू सुपर हीरो लेवल तक जाएंगे। मतलब हर एक लेवल की बात करेंगे। कॉम्पिटेटिव लेवल की बात भी हो जाएगी यहाँ पर, बोर्ड्स लेवल की बात भी यहाँ पर हो जाएगी, जे मेन की बात हो जाएगी, एडवांस्ड की बात हो जाएगी, नीट एम्स, सब कुछ यहाँ पर हम लोग कवर करते हुए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग शुभारंभ करते हैं बेटे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। आप लोग पेन कॉपी लो, एकदम मस्त तरीके से कूल माइंड होकर बैठो, लेक्चर को एंजॉय करो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, राइट। और बहुत मज़ा करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में, और ऐसे करके हम लोग आगे और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ओके, तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, कि हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप जेडीजी सेक्शन में बेटे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है बेटा लोगों को कि अराइल और फिनाइल में क्या डिफरेंस है ना। हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स बोलते हैं, एरिन्स क्या होता है या अराइल क्या होता है ना, क्या डिफरेंस है इनमें। और तो अल्काइल और अराइल ग्रुप्स क्या होते हैं, विल डिस्कस व्हाट अबाउट अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स, है ना। देन अराइल ग्रुप्स, फिनाइल ग्रुप्स, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, राइट। एंड देन रिएक्शंस, अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, सॉल्वेंट एंड लिविंग ग्रुप्स। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है बेटे जो हम लोग यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप समझ लो बेटा कि आप बहुत इंजॉय करने वाले हो आगे आने वाले सेशंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक चीज़ मैं आपको और बोल देता हूँ बेटा कि अगर आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो जिसका हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स 12th का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो क्लियर है बेटे। तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, आगे आने वाले चैप्टर्स में लाइक अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स, अमाइंस, है ना, ये जो भी चैप्टर्स आपके हैं ये सब आपके लिए बहुत हलवा होंगे, बहुत आसान होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो आगे यूज़ होने वाले हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके होंगे। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़े से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेटे आपको उसको करना है। और मैं कोशिश करूँगा बेटा कि आपको पूरा मतलब 1000% आपके माइंड में एकदम सेट होता चला जाए, आप चीज़ों को समझते चले जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात है ना अराइल एंड फिनाइल ग्रुप्स की। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अराइल एंड फिनाइल ग्रुप्स, थोड़ा इस बात को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि अराइल वर्सेस अगर हम फिनाइल बात करें बेटे, ठीक है, सो अराइल ग्रुप ऑलवेज कंटेन्स एन एरोमेटिक रिंग। जो भी आपका अराइल ग्रुप होगा वो हमेशा एक एरोमेटिक रिंग कंटेन करेगा, उसमें जरूर होगा। हाँ, अब मे बी कि वो आपका बेंजोनाइड हो या नॉन बेंजोनाइड हो, और नॉन बेंजोनाइड, बट कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक आपको पता ही क्या होता है बेटे। बट अगर हम बात करें यहाँ पर, सो अराइल ग्रुप ऑलवेज कंटेन्स एन एरोमेटिक रिंग। अभी एग्जांपल से क्लियर करेंगे, पहले पॉइंट समझ एक बार बोल दूं आपको। फिनाइल इज अ केमिकल स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सी बात है कि ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है। देखो यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन लगे होते हैं, हम एक हाइड्रोजन शो कर रहे हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और एक फ्री वैलेंसी यहाँ पर दे दें इसको, तो ये ग्रुप हमेशा कौन सा ग्रुप होगा, ये फ्री वैलेंसी है बेटे, दिस इज फ्री वैलेंसी। इसको डॉटेड लाइन से कर दें रिप्रेजेंट, अदरवाइज आप समझोगे कि यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह से अगर हम फ्री वैलेंसी, सो दिस इज योर फिनाइल ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PH बोलते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा है, एकदम सिंपल है कि भाई बेंजीन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो आपका हमेशा क्या बनेगा, फिनाइल बनेगा। फिनाइल एकदम फिक्स हो गया आपके सामने, एक हाइड्रोजन निकालना है। अब अराइल को और समझते, तो अराइल में क्या होता है बेटा कि आप एक हाइड्रोजन भी एरोमेटिक कंपाउंड से निकल सकता है और एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी निकल सकते हैं, तो आपका अराइल होगा। तो अगर एरोमेटिक कोई भी रिंग है उसे आप एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकाल देते हो तो अराइल होगा। बट अगर आप फिनाइल की बात करो तो एरोमेटिक, या सिंपल आप कह सकते हो ये भी एक एरोमेटिक है, बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बट ये स्पेशली बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हो दैट विल बी फिनाइल। चलिए, तो यहाँ पर क्या है बेटे, देखो जरा, तो फिनाइल इज ए केमिकल स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। अब अराइल पे चलते हैं। फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम एन एरोमेटिक ग्रुप। अब एरोमेटिक ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, बेंजोनाइट भी हो सकता है, नॉन बेंजोनाइट भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो एरोमेटिक है वो फिक्स है कि बेंजीन रिंग ही होना चाहिए, वहां से एक हाइड्रोजन निकले। सो फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम अ बेंजीन रिंग कैन हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अराइल ग्रुप। जरूरी नहीं 6 कार्बन हो, है ना, 5 कार्बन का भी हो सकता है, 10 कार्बन का भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन वेरी कर सकते हैं, बट दैट शुड बी एरोमेटिक, दैट शुड बी एरोमेटिक, वो आपका अराइल होगा, है ना, अगर आप वहां से हाइड्रोजन निकालते हो। बट अगर आप फिनाइल की बात करो तो बेटा 6 कार्बन ही होंगे, क्योंकि आप बेंजीन की बात कर रहे हो, राइट। ओके, एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स क्या बेटे, फिनाइल ग्रुप्स इज ऑल्सो अराइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए एरोमेटिक कंपाउंड है,
समझना, फिनाइल ग्रुप्स इज ऑल्सो एन एराइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ये बेंजीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक से आपने हाइड्रोजन निकाला तो एरोमेटिक से हाइड्रोजन निकालोगे तो अराइल होगा, और चूंकि एरोमेटिक बेंजीन है और आप बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल लो इसलिए वो फिनाइल है, राइट, है ना। नेप्थाइल ग्रुप है ना, टोलाइल ग्रुप, इंडोइल ग्रुप एटसेट्रा। एन इंडिविजुअल ग्रुप डिराइव फ्रॉम अ बेंजीन ग्रुप, बेंजीन रिंग से जो डिराइव किया गया दैट इज फिनाइल। और इसको बहुत तगड़े से समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज बताओ मेरा, एवरी फिनाइल इज अराइल, क्या हम बोल सकते हैं कि एवरी फिनाइल, फिनाइल तो भाई यही है आपका, ये फिनाइल है आपका, तो एरोमेटिक है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर चुके हैं तो आपका फिनाइल तो है ही, बट दिस एराइल ऑल्सो। तो फिनाइल इज ऑलवेज एराइल आप बोल सकते हो, बट एवरी एराइल इज नॉट फिनाइल। अब हमने कहा कि भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब हमने क्या किया बेटा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और इसकी वैलेंसी को हमने फ्री कर दिया, यहाँ कोई ग्रुप लग सकता है, बात समझ रहे हो। तो क्या ये फिनाइल है? दिस इज नॉट फिनाइल, दिस इज नॉट फिनाइल, बट दिस इज एराइल। वाई एराइल? बिकॉज आपने एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, बात समझ रहे हो। तो अगर फिनाइल है तो 100% एराइल होगा, बट वो एराइल है तो जरूरी नहीं है कि वो फिनाइल हो। सो यहाँ पर इस बात को समझो कि एवरी फिनाइल इज एराइल बट एवरी एराइल इज नॉट फिनाइल। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब एराइल ग्रुप्स को और समझते हैं। भाई एराइल ग्रुप्स को हम लोग जनरली AR से रिप्रेजेंट करते हैं। मजा आ रही है बेटे, बात समझ रहे हो ना, तगड़े से एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। देखिए तो आप देखो बेटा, इंडोल की बात करते हैं, इंडोल की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बेटा इस नाइट्रोजन के पास देखो यहाँ पर दो लोग, हमने कहा था ना बेंजोनाइड भी हो सकता है नॉन बेंजोनाइड, जैसे कि नॉन बेंजोनाइड है, ये आपका बेंजोनाइड है, बात समझ रहे हो। तो बस एरोमेटिक होना चाहिए। अब देखो एरोमेटिक है कि नहीं है, आप इंडिविजुअल रिंग को भी चेक कर सकते हो और आप एज होल कंपाउंड चेक कर सकते हो। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, अगर हम इस रिंग की बात करें, इस रिंग की बात, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, आप देखो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो दिस एरोमेटिक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर जगह पे, इसको देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। और अगर आप होल एज होल बात करो तो जरा एज होल देखो हम लोग कैसे चेक करते हैं, जरा समझिएगा बात को। एज होल हम चेक करें तो पेरीमीटर पे जाते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हम जाते हैं, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो बेटे, है ना। तो इस तरह से आप एज होल है ना आप चेक कर सकते हो बेटे कि किस तरह से रेजोनेंस हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है। आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर है, और अगर वहाँ से देखो ये फ्री वैलेंसी, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकाला गया है, अब यहाँ पे कोई ग्रुप लग जाएगा, है ना, तो दैट इज दिस इज एंडोल एंड दिस इज अराइल ग्रुप, दिस इज नॉट फिनाइल। अब देखो फिनाइल बताओ, एरोमेटिक कंपाउंड है, साफ आपको नजर आ रहा है फिनाइल, है ना, और यहाँ से एक फ्री वैलेंसी इसका है, यहाँ कोई ग्रुप लगा सकते हो आप, सो दिस बिकम्स एराइल ग्रुप, बट दिस इज नॉट फिनाइल। ये देखो बेटा यहाँ पर ये एरोमेटिक, ये कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड है आपका, और देखो यहाँ बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो ग्रुप लगा हुआ है ये पूरा का पूरा, देखिए तो ये इंडोल ग्रुप था। अब इंडोल पे देखिए जी लग गया, सो दिस इज जी, बात समझ रहे बेटा। फिर एनसी, अब यहाँ पर भी कोई ग्रुप लगा सकते थे तो ये आपका जी हो गया, तो बताओ बेटा दिस इज अराइल ग्रुप। सिमिलरली बेटे देखो यहाँ पर ये फ्री वैलेंसी इसका है यहाँ पर, तो ये आपका एंथ्रासीन है एंड दिस इज योर अराइल ग्रुप, है ना। सो अराइल है तो ये जरूरी नहीं हो फेनाइल हो, बट फेनाइल है तो 100% वो अराइल होगा। मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे। फेनाइल ग्रुप की बात कर लें अगर हम, फेनाइल ग्रुप की बात अगर हम कर लें तो बहुत सिंपल आपके सामने है, देखो बेटा टोल्यूइन, देखो फेनाइल से एक हाइड्रोजन, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाला, टोल्यूइन बन गया। फिनॉल, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाला, फेनाइल ग्रुप बन गया, देखो ये ठीक है। फिनाइल एनिलीन, देखो यहाँ पर ये बेंजीन से एक हटाया और कुछ आपका ये कंपाउंड बन गया, है ना। तो फिनाइल बात देख रहे हो बेटा, फिनाइल एलानिन है। और देखो यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन, देखो फिनाइल से एक हाइड्रोजन निकाला और ये ग्रुप लगाया इस तरह से, फिर इससे हाइड्रोजन निकाला, ये ग्रुप लगाया, इससे हाइड्रोजन निकाला, ये ग्रुप लगाया, इससे हाइड्रोजन निकाला, ये ग्रुप लगाया। तो ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हो, these groups are phenyl groups, these groups are phenyl groups and this is also aryl, this is also aryl, every phenyl is aryl। बोलो बेटे कि आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अराइल और फेनाइल का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे आप ये बताएं बेटे पहले, तो एकदम बढ़िया ये आज पहले लेक्चर है और मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटा समझते हुए चलें। ये चीज़ें मिसिंग होती है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, छोटी सी बात है बट ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। तो आप इसलिए स्टार्टिंग आप देखो किस तरह से हम ले रहे हैं, मतलब क्या गर्दा और क्या जबरदस्त काम होने वाला, आप समझ लीजिए आप बात। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। चलिए देखिए, अब क्लासिफिकेशन की बात करें अगर तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। जब हम हेलो अल्केन की बात करते हैं या फिर अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो बेटा हम उसको RX से प्रेजेंट करते हैं। हेलो एरीन्स या अराइल हैलाइड में यहाँ पर आपका एरोमेटिक रिंग होगा और बेटा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और हेलोजन आएगा, बात समझ रहे हो, हेलोजन आएगा तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो आप उसको अराइल हैलाइड बोल सकते हो, हेलो एरीन्स बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स, डाई ट्राई मोनो। जैसे कि देखो यहाँ पर एक हेलोजन लगा है सो मोनो हेलो एल्केन है, 2 लगे हैं डाई हेलो एल्केन हो गया, 3 लगे हैं ट्राई हेलो एल्केन हो गया, ये हेलो एल्केन है क्योंकि ये देखो ये एलिफेटिक है और ये चूंकि आपका एरोमेटिक है। देखिए ये एलिफेटिक है
तो हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड जो कि आपका एलिफेटिक होगा, और यहाँ पर आपका ये एरोमेटिक में आ जाएगा। तो एरोमेटिक देखो, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। एक हेलोजन लगा है मोनोहेलोएरिन, 2 लगे हैं डाईहेलोएरिन, 3 लगे हैं ट्राईहेलोएरिन। बात को समझ रहे हो बेटे? बहुत एकदम जीरो से सुपर हीरो लेवल की बात लेके हम चल रहे हैं। डाईहेलोजेंस में भी फर्दर क्लासिफाइड है, एक होता है जेम डाईहेलाइड। एक पर्टिकुलर कार्बन पे अगर 2 सेम या डिफरेंट हेलोजन ग्रुप लगे हैं तो उसको हम जेम डाईहेलाइड बोलते हैं। जैसे दिस इज 2,2 डाईहेलोप्रोपेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं, ये देखो Cl और Cl इस तरह से, तो बेटा जेम डाइक्लोराइड है कि नहीं, और 1 नंबर पे ही लगा है तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन है, ठीक है। विक डाइहाइलाइड में क्या होता है, जो एडजेसेंट कार्बन पे 2 कंटिन्यूअस कार्बन पे अगर हेलोजन लगे हुए हैं तो आपका विक हो जाएगा। सो 2,2 डाइक्लोरोइथेन है ये, देखिए 2 एडजेसेंट कंटिन्यूअस कार्बन पे हेलोजन सेम या डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। बात समझ में आती है बेटे? तो इस तरह से जेम और हम विक की बात कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो ये सब चीज़ तो बहुत आपके लिए हलवा है, बहुत निगेटिव, मतलब जीरो से भी नीचे की चीज़ें हैं ये। बट हम चूंकि आपको पता है ना बेटा कि हम लोग जीरो से सुपर हीरो लेवल की बात करते हैं, इसलिए हम लोग हर चीज़ की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp2 sp के बेसिस पे भी हम कह सकते हैं sp3 अल्काइल हैलाइड। जैसे कि आप देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उससे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, देखो 3 का 4 है। इसको ऐसे देखो, अगर आप देखिए आप R C, यहाँ पर H और ये आपका X है। बताओ बेटा ये sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइज हेलोजन लगा हुआ है, देखिए sp3 अल्काइल, तो ये sp3 अल्काइल हैलाइड हो गया। R2CHX है, R2CHX आप कैसे लिख सकते हो जरा देखिए, C है, यहाँ पर R है, फिर यहाँ पर H है, फिर यहाँ पर X है बेटे, तो ये भी sp3 है। R3 आप कैसे लिख सकते हो, देखिए आप जरा ध्यान से, CX है, देखिए यहाँ पर ये, तो सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं बेटे, तो sp3 के बेसिस पे है ना। तो ये आपका कैसा हो गया, ओपन चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड में आप आ सकते हो, हेलोसाइक्लोप्रोपेन की बात आप कर सकते हो। जैसे कि देखो हेलोसाइक्लोप्रोपेन है, हेलोसाइक्लोब्यूटेन है, जैसे हेलोसाइक्लोप्रोपेन, हेलोसाइक्लोब्यूटेन, हेलोसाइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पर भी देखो अगर आप, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। आप चेक करो 4 सिग्मा बॉन्ड है, देयर इज नो लोन पेयर, सो ये सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं sp3। आपसे कुछ तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब अलाइलिक हैलाइड क्या होता है sp3 पर, sp3 और अलाइलिक क्या होगा, अलाइलिक समझना ध्यान से बेटा। अलाइलिक हैलाइड हमेशा क्या होगा, कहीं पर भी अगर हेलोजन सिंगल सिंगल डबल आ जा रहा है तो आपका अलाइलिक हैलाइड होगा। हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, हेलोजन सिंगल 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 डबल, सो दिस इज अलाइलिक हैलाइड। हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, सो दिस इज अलाइलिक हैलाइड। अब इसका आईपैक नाम लिख लो, 3 हेलो 1 प्रोपेन, यह है 3 हेलो साइक्लो, है ना, प्रोपेन 1 इन, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटे, बात समझ में आ रही है ना, प्रोपीन होगा यहाँ पे ना, ये इस तरह से। तो ये आपका अलाइलिक। बेंजाइलिक में क्या है, कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर हेलोजन सिंगल सिंगल डबल था, वैसे यहाँ पर हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच फिनाइल ग्रुप होना चाहिए। देखो हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच फिनाइल ग्रुप, हेलोजन सिंगल सिंगल ये पीएच फिनाइल ग्रुप, हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच। बेटा बात समझ रहे हो कि नहीं? और जहाँ भी हेलोजन लगा है उस कार्बन को देखो sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज, ये देखो आपका sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है इस तरह से, और यहाँ पर 2 इस तरह से, 4 सिग्मा यहाँ पर भी हैं, 4 सिग्मा यहाँ पर भी हैं, और देखो 2 और एक 3 और एक 4 सिग्मा यहाँ पर भी हैं, 4 सिग्मा यहाँ पर भी हैं, 4 सिग्मा यहाँ पर भी हैं, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है ना, एकदम तगड़े से मस्त और जबरदस्त तरीके से। विनाइलिक और अराइल हैलाइड क्या होगा, विनाइल में क्या होगा, अच्छा बताओ बेटा, अराइल क्या था, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल। बेंजाइलिक क्या था, हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच। अब विनाइलिक क्या होगा, हेलोजन सिंगल डबल होगा, हेलोजन सिंगल डबल विनाइल, हेलोजन सिंगल डबल विनाइल। अराइल क्या होगा, हेलोजन सिंगल पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच। बात समझ रहे हो ना। तो किस तरह से आप यहाँ पर, अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन वगैरह भी देख सकते हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2 है बेटे, यहाँ पर हाइब्रिडेशन देखो sp2 है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन देखो बेटा आपका sp2 है ना, तो sp2 या फिर sp पर बेस्ड भी हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह से बेटा ये आपका क्लासिफिकेशन आया। तो बेंजाइलिक क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है। एक बार समराइज करें क्या बेटे इसको, अगर हम बात करें पहले एलाइलिक की, एक तो आपका होगा एलाइलिक, दूसरा आपका होगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, तीसरा आपका हो गया क्या विनाइलिक या विनाइल, और चौथा आपका हो गया अराइल। क्या होगा तरीका, जरा देखते जाएं आप। सिंपल अभी बताया था मैंने, देखिएगा ठीक है। तो ये देखिए बेटे आपके पास हमने 4 नाम लिखे, अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और अराइल। अलाइलिक का मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया था कि हेलोजन होना चाहिए सिंगल सिंगल डबल होना चाहिए। बेंजाइलिक क्या बताया था, हेलोजन होना चाहिए सिंगल सिंगल पीएच होना चाहिए फिनाइल ग्रुप। विनाइल क्या मैंने बताया, विनाइल हेलोजन सिंगल डबल होना चाहिए और ये हेलोजन सिंगल पीएच होना चाहिए।
बेटा ये आपके सामने मैंने इसको समराइज कर दिया, ये आपके सामने मैंने इसको समराइज कर दिया। बोलो बेटे, तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, हाइब्रिडेशन के बेसिस पे समझ में आ गया, कुछ इस तरह से कैटेगराइज हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं बेटे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को चुन चुन के बेटे समझो, बहुत मजा और इन्जॉय करते हुए आप आगे बढ़ोगे। सच्ची बता रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपको फिनाइल पता चल गया, अराइल पता चल गया, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स पता चल गया, जेम डाई, विग डाई, हाइब्रिडेशन के बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैंने आपके अभी क्लियर की। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग रिएक्शन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किसी भी अगर हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर जो हम रिएक्शन की बात करते हैं तो कई चीज़ों की बात करते हैं। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एक सबस्ट्रेट होना चाहिए, एक रिएजेंट होना चाहिए, तब आपका प्रोडक्ट बनता है, फॉलोड बाय सम कैटलिस्ट, सॉल्वेंट, है ना, टेम्परेचर का इफेक्ट, कई सारी चीज़ों का यूज करके हम प्रॉपर रिएक्शन की बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग इस बात को भी समझते हैं, है ना। देखिए जरा सा क्या होगा कि अगर हम बात करें किसी भी रिएक्शन की बेटे, किसी भी रिएक्शन की, तो रिएक्शन में एक आपका सबस्ट्रेट होगा एक और दूसरा रिएजेंट होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, कुछ टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन होगा, कैटलिस्ट भी यूज करेंगे, तो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा सबस्ट्रेट। जैसे बेंजीन है, देखो अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। रिएजेंट में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसे HCl इनऑर्गेनिक, HI इनऑर्गेनिक, HBr इनऑर्गेनिक, I2 इनऑर्गेनिक, H2O इनऑर्गेनिक, NO2 प्लस इनऑर्गेनिक, दिस इज ऑर्गेनिक। तो इट में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो रिएजेंट आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बट सबस्ट्रेट इज ऑलवेज ऑर्गेनिक। और जब रिएक्शन होगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब बात ये आती है कि रिएजेंट जो होता है बेटा वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है हमेशा, और बॉन्ड वगैरह टूटते हैं और रिएक्शन आगे बढ़ता है। ऑन दैट बेसिस हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो एलिमिनेशन हो सकता है ना, वो एडिशन हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकता है, वो रिडॉक्स हो सकता है रिएक्शन। तो दैट डिपेंड्स कि किस तरह से अटैक हुआ, कहाँ पर अटैक हुआ, क्या ब्रेक हुआ और रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड किया, दैट डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, राइट। बट रिएजेंट वो हमेशा होगा जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। सबस्ट्रेट वो होगा जिस पर अटैक होगा। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस पर अटैक होता है, जिस पर अटैक हुआ। रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है। अब जो रिएजेंट है बेटा, जनरली हम रिएजेंट तीन तरह से बात करते हैं। तो जो रिएजेंट यहाँ पे अटैक करता है वो क्या हो सकता है? वो आपका E+ इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से रिप्रेजेंट करेंगे। वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, Nu- से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और वो फ्री रेडिकल हो सकता है। नाम से ही पता चल रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग क्या हो सकते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंसेस। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री रेडिकल पता नहीं कैसे बनता है? जैसे हम मीथेन का एग्जांपल लें और यहाँ पर इसको होमोलाइसिस करा दें कुछ इस तरह से, तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस अलग हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 से 7 इलेक्ट्रॉन। सो इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस। यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस होगा। कैसे याद रखा? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन लविंग बस समझो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज लविंग कौन हो सकता है? जो पॉजिटिव चार्ज हो। और पॉजिटिव चार्ज जिस पर होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। सो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज को लव कौन कर सकता है? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज क्या? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस। और आपको फ्री रेडिकल में आपको बताया कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस। तो हम लोग 3 तरह की जनरल रिएजेंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। बोलो बेटा, बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या? अब किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक्चुअली हमें क्या क्या चीज़ जरूरत है? फॉर रिएक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर सबस्ट्रेट। आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। इन सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबस्ट्रेट में जो लिविंग ग्रुप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा लिविंग ग्रुप है, कैसे कौन लीव करेगा पहले, कौन बाद में लीव करेगा, वो सब चीज़ें 1 by 1 आएंगे। सबस्ट्रेट का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कौन सा सॉल्वेंट यूज करो उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टेम्परेचर कंडीशन चेंज करने से रिएक्शन चेंज हो जाती है, पता है ना आपको बेटे। सो टेम्परेचर कॉन्सेप्ट, कैटलिस्ट से रेट इफेक्ट होगा आपका, एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी रिएक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। सबस्ट्रेट, रिएजेंट, बेस, सॉल्वेंट, है ना, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। अब रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, है ना, और आपका फ्री रेडिकल, वो सारी चीज़ें आपको। तो किसी भी रिएक्शन को बहुत अच्छे से तगड़े से करने के लिए बेटा ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सबस्ट्रेट, तो हम जब आगे बात करेंगे तो हर जगह हम सबसे सबस्ट्रेट की बात करेंगे ही करेंगे। हम लोग को रिएजेंट से स्टार्ट करना चाहिए। तो बात करते हैं बेटा आप किसकी? हम लोग अटैकिंग रिएजेंट की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा अटैकिंग रिएजेंट क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको कंपाउंड को देखते ही पता होना चाहिए, जो रिएजेंट है उसको देखते आपको पता होना चाहिए, अच्छा हो, अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है, हमने आपको ये दिखाया, अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल है, हमने ये देखा, अच्छा ये फ्री रेडिकल। मतलब कुछ इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल भी ये नहीं कि आप सोचो फिर बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल है, सोचो फिर ये बताओ न्यूक्लियोफाइल। नहीं नहीं, देखा, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, इसको देखा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल,
इसको देखा, अच्छा फ्री रेडिकल, कुछ ये कॉन्सेप्ट, तो वही कॉन्सेप्ट हम अभी तगड़े से क्लियर करेंगे कि अटैकिंग रिएजेंट में आप इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल, इन सबको कैसे बहुत तेजी से पहचानो, राइट। तो उसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे बेटे, वो बात करेंगे हम लोग किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। किसकी बात करने वाले हैं बेटे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। अब पूरी की पूरी इलेक्ट्रोफाइल्स पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी लेवल में कहीं पे भी यूज होगा, हम पूरा डिटेल आपको अभी बताने वाले हैं। सिमिलरली हम न्यूक्लियोफाइल को भी ऐसे ही करने जा रहे हैं और सारा लिस्ट सब कुछ आपको प्लस प्रॉपर BBKST सब समझाएंगे, एक एक चीज़ को चुन चुन के सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो पहले लेक्चर को मस्त और जबरदस्त तरीके से एंजॉय करें, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बहुत तगड़े से बेटे हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स में देखिए क्या है, देखिए ऑल पार्टिकल्स हैव स्टेबिलिटी, सभी को स्टेबिलिटी चाहिए, कोई भी पार्टिकल है। तो जनरली कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि पार्टिकल को चाहिए स्टेबिलिटी, इसी की वजह से रिएक्शन होता है कि भैया कोई जो पार्टिकल है उसका रिएक्शन हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ इस तरह से चीजें हो जाए। कुछ और भी फैक्टर्स स्टेबिलिटी के साथ साथ हम लेते हैं, बट जनरली हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देयरफॉर रिएक्शन अकर्स एंड रिएक्शन स्टार्टेड और इनिशिएटेड बाय अटैकिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन स्टार्ट कौन करता है या इनिशिएट कौन करता है, वो किसके थ्रू होता है, अटैकिंग रिएजेंट के थ्रू होता है। अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी, इसलिए अटैकिंग रिएजेंट का बहुत ही वर्ड। आपके पास सारा रिएजेंट रखा है, ये लो ये रखा है, अब चाहते हो भाई ये रिएक्शन करे, अरे कैसे करे भाई, इसके लिए क्या चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट का चाहिए। तो ये होगा तो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा और या फिर रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, तभी आप रिएक्शन की बात कर पाओगे। सो अटैकिंग रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटैकिंग रिएजेंट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है बेटे, फ्री रेडिकल हो सकता है। वो क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। तो इस तरह से आगे बात करें अगर हम लोग, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करें। तो अब देखा बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब इलेक्ट्रॉन लवर है ये। सो इलेक्ट्रॉन लवर, एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। Sometimes electrophiles are Lewis acid and sometimes not Lewis acid. जरूरी नहीं है कि all the electrophiles are Lewis acid, क्योंकि Lewis acids बेटे क्या होते हैं, ये भी बात समझेंगे, बात करेंगे। Lewis acids क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिस पर सपोज ये है आपके पास कुछ प्लस चार्ज, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसको बेटा क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या ऐसे समझे फ्री रेडिकल है, देखिएगा है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, समझिएगा बात। अब हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया बेटे, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ठीक है, चलिए अब इसके पास है ना कोई एक ऐसा ए था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे था, इस तरह से रेडिकल था। तो इसने क्या किया, जरा देखो यहाँ पर ए बन गया, तो टोटल इसके पास अब देखो 7 थे, अब देखो 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बेटा इसने एक इलेक्ट्रॉन किया, गेन किया, दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल। अब मुझे आप ये बताओ बेटा ये फ्री रेडिकल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो दिस इज 100% कंफर्म कि दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, नो प्रॉब्लम, नो, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना। अब और भी एक तरीका बताएंगे आपको, बट बेटा क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, नो नो नो, दिस इज एक्सेप्टिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। So this is not accepting electron pairs, this is accepting one single electron. So this is electrophile but not Lewis acid, क्योंकि Lewis acid बेटे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो वही मैंने कहा कि sometimes electrophiles are Lewis acid and sometimes not Lewis acid. तो ये Lewis, तो जैसे कि ये फ्री रेडिकल है, ये आपका बेटा क्या है, ये आपका Lewis acid नहीं है, ये आपका लुईस एसिड नहीं है। हाँ अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता तो बेटा उस केस में ये आपका क्या हो जाता, इलेक्ट्रोफाइल तो होता ही होता, साथ साथ ये आपका लुईस एसिड भी हो जाता। आगे हम आपको भी समझाते हैं। सो अटैक ऑन रिच साइड ऑफ मॉलिक्यूल, भैया इलेक्ट्रॉन लविंग है या फिर टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ जाके मुंह मारेगा, वहीं जाके मुंह मारेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सब स्पेसीज है। सो अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइड ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल को उस पर्टिकुलर पार्ट में जाके हिट मारता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है उसका। बोलो बेटे क्या यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? तो ये तो हमने इलेक्ट्रोफाइल का आपको आइडिया दिया। नाउ अब टाइम आएगा कि पूरे के पूरे हम इलेक्ट्रोफाइल को डिटेल में समझें तगड़े से कि क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल कितने हो सकते हैं, और अब देखते हैं आप कैसे पहचानो। जैसे मैंने कहा था अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल, कुछ ये फीलिंग कैसे आप लाओ, उसको समझने के लिए अब हमें एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे हमें समझना होगा, राइट बेटे। तो अब इसको यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बहुत तगड़े से बहुत बढ़िया से बेटे समझ में आ गई होगी बात। और
अब आगे देखते हैं, बहुत और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटा चीज़ों को समझते हैं। ओके, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है टाइप 1 है ना। इलेक्ट्रोफाइल में अगर हम बात करें टाइप 1 की, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो जनरली जो जिन पर प्लस चार्ज होता है बेटे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जनरली जिन पर, इसलिए हमने यहाँ पर ई प्लस लिखा है, बट सभी नहीं। तो उसमें क्या क्या लिमिटेशन है वो समझें। तो जनरली जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, बट कौन से नहीं होते हैं वो भी समझें। सो पॉजिटिव रेडिकल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विल नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, है ना। जैसे आप देख हेलिना की रब से फ्रेंडशिप है ना, बेटा मांगे, है ना, ये सब, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। इनके अलावा इनके कोई से भी आयंस जो होंगे, कैटायंस होंगे पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। सो पॉजिटिव रेडिकल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विल नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट H प्लस। जैसे मैं बोलूँ Na प्लस है क्या, नहीं है, K प्लस नहीं है, लिथियम नहीं है, Mg2 प्लस नहीं है, Cu2 प्लस नहीं, क्यों बिकॉज दीज आर कैटायंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, बट H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सेकेंड, अगर N पर 4 बॉन्ड इस तरह से लगे हैं और प्लस चार्ज है, या O पर 3 बॉन्ड इस तरह से लगे और प्लस चार्ज है, तो बेटा वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो जरा यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें, देखो आप यहाँ पर, ये देखिए आप इसको देखो जरा ध्यान से, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन से 4 सिंगल बॉन्ड्स लगे हैं, बेटा यहाँ पे प्लस चार्ज है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, है ना। RNH3 प्लस इसको बोल सकते हो, RNH4 प्लस, NH4 प्लस, देखिए NHHH, तुरंत फटाक से देखते हैं आप, देखो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। O पर 3 बॉन्ड प्लस चार्ज, O पर 3 बॉन्ड प्लस चार्ज नहीं होगा, O पर 3 बॉन्ड प्लस चार्ज नहीं होगा। तो पहला चीज़ तो ये, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं बेटे वो आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे एक्सेप्ट H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस है आपका इलेक्ट्रोफाइल। और अगर N पर 4 वैलेंसी हैं सिंगल बॉन्डेड और प्लस चार्ज है तो नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल। O पर 3 बॉन्ड है प्लस चार्ज है तो नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल, राइट। समझिए बात को। Al+3 शुड नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। तो Al+3 भी है ना जनरली नहीं होना चाहिए, बट इट इज इलेक्ट्रोफाइल। बट ये इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि यहाँ पर +3 चार्ज आने से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अदर देन एबव पॉजिटिव रेडिकल्स ऑल अदर पॉजिटिव रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। इनके अलावा कोई सा भी आप ले लो, सबके सब आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। बात समझ में आ रही है बेटे, बात समझ में आ रही है। जैसे हमने कहा कि Zn2 प्लस, बेटा बताओ क्या ये एस ब्लॉक है, नहीं है, क्या ये है ना, बात समझो, क्या ये एस ब्लॉक है, नहीं है, क्या ये, आप ऐसे समझो, तो तरीका क्या होगा, आप ऐसे समझो, एस ब्लॉक नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन हटा देना, एस ब्लॉक का नहीं होना चाहिए। दूसरा, N पर ये नहीं होना चाहिए प्लस चार्ज, और O पर ये प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वाले हैं वो सब के सब आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। जैसे हमने कहा कि Zn2 प्लस, देखो इसमें से नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। Cu प्लस इसमें से नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। H प्लस आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, राइट। Al+3 आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, बेटे बात समझ में आ रही है। तो ये सब के सब है ना। जैसे हमने कहा कि CH3 CO प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखो यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज है तो नहीं होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। हमने कहा कि CH3 प्लस, जरा देखिए H क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे देखो। तो अब कोई सा भी आप चुटकी में बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो बेटा। सो ऑल अदर देन अबव पॉजिटिव रेडिकल्स, ऑल अदर्स आल पॉजिटिव रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। कहानी क्लियर है क्या, पॉजिटिव रेडिकल्स ये देखिए Fe3 प्लस, U प्लस, Zn2 प्लस, N2 प्लस, SO3H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, CH3 प्लस, C2H5 प्लस, I प्लस, CH3CO प्लस, C2H5CO प्लस, ये सब जितने भी पॉजिटिव हैं ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये एस ब्लॉक के नहीं है, क्योंकि ये एस ब्लॉक के नहीं है, क्योंकि ये N से सिंगल बॉन्डेड प्लस चार्ज ये नहीं है, O से सिंगल बॉन्डेड प्लस चार्ज ये नहीं है, इसलिए ये सब के सब पॉजिटिव रेडिकल्स आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। क्लियर। अब दूसरा आते हैं और बात करते हैं बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की। तो हाइलाइट्स ऑफ P एंड D ब्लॉक, हाइलाइट्स ऑफ P एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे एक्सेप्ट Ag सनकॉल। Ag सनकॉल मतलब सिल्वर का हाइलाइट, सल्फर का हाइलाइट, ऑक्सीजन का हाइलाइट, नाइट्रोजन का हाइलाइट, बात समझो बेटा, और कॉल में से C कार्बन का हाइलाइट। सो हाइलाइट्स ऑफ P और D ब्लॉक का आपका कोई भी हाइलाइट दिख जाए वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा एक्सेप्ट Ag सनकॉल। तो Ag सनकॉल पर अगर आ गया तो फिर वो नहीं होगा, मतलब नाइट्रोजन, कार्बन, सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर का हाइलाइट अगर है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये देखो नाइट्रोजन के हाइलाइट्स हैं बेटे, नहीं होगा, देखिए Ag सन NR है। कार्बन के हाइलाइट्स हैं, नहीं होगा, ये देखिए कार्बन के हाइलाइट्स हैं ये सब। सिल्वर का हाइलाइट है, नहीं होगा। ऑक्सीजन का हाइलाइट है, नहीं होगा। सल्फर का हाइलाइट है, नहीं होगा। तो अगर इनके हाइलाइट्स हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। अदर देन इनके अलावा जितने भी P और D ब्लॉक के आपके हाइलाइट्स हैं उन सब वो सब के सब आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जैसे कि देखो BCl3 क्या Ag सनकॉल में आ रहा है, ये बताओ। सिल्वर, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, क्या इसमें से आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट मीन्स दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। BF3 बोरॉन हाइलाइट है, देखो ये तो बेटा है ना। देखो P ब्लॉक का है, इसमें से नहीं आ रहा इसलिए है। BH3 P ब्लॉक का है, इसमें से नहीं आ रहा इसलिए है।
फास्फोरस PCl3 P ब्लॉक का है, इनमें से नहीं है इसलिए है। PCl5 P ब्लॉक का है, इनमें से नहीं इसलिए है। APCl2 D ब्लॉक का है, इनमें से नहीं है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। APCl3 D ब्लॉक का है, हैलाइड, और इनमें से नहीं इसलिए है। CuCl D ब्लॉक का हैलाइड है और इनमें से नहीं इसलिए है। CuCl2 D ब्लॉक का है, हैलाइड, और इनमें से नहीं इसलिए है। AlCl3 P ब्लॉक का हैलाइड है और इनमें से नहीं है इसलिए है। ZnCl2 D ब्लॉक का हैलाइड है और इनमें से नहीं है इसलिए ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबके सब तो बेटा बताओ, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, हजारों एग्जांपल्स आप बना सकते हो, राइट, इस तरह से। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं तो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। जैसे इसका भी एक हिस्ट्री क्या है, हेलो 1 2 3 3। हेलो मीन्स हेलोजेंस जितने भी हैं उनका ऑक्साइड अगर है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। 1 का मतलब समझें आप, ये आपका बोरॉन फैमिली होता है, फिर कार्बन होता है, फिर है ना बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इनर्ट गैसेस होता है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ऐसे करके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, समझिएगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। ये पहला बोरॉन से शुरू हो रहा है 1, समझना बेटे, है ना। पहले तो हेलोजेंस जितने वो सारे के सारे होंगे, तो रेडियो एक्टिव छोड़ दो इसको, सारे के सारे, तो हेलो मीन्स हेलोजन सारे हो गए। फिर यहाँ से शुरू करो 1, पहला यानी पहला नंबर, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, इसके 3 और इसके 3, तो 1 2 3 3 इस तरह से हेलो। तो 1 2 3 3 हेलो, आप ऐसे कह सकते हो 1 2 3 3 हेलो। तो 1 2 3 3 हेलो अगर आ जा रहा है मतलब इसका हैलाइड ऑक्साइड, बोरॉन का ऑक्साइड, ये कार्बन और सिलिकॉन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का ऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम का ऑक्साइड, और इनके ऑक्साइड्स जो है आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे, बाकी के नहीं होंगे नॉन मेटल्स में, राइट। तो ये आपके सामने है। तो देखो CO2 कार्बन यहाँ पे आ रहा है, सिलिकॉन देखो सिलिकॉन आ रहा है, सारे ऑक्साइड्स हैं बेटे। पहली चीज़ देखो नाइट्रोजन आ रहा है, ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस देखो आ रहा है, फास्फोरस, आर्सेनिक देखिए आ रहा है बेटे, सल्फर देखिए ये आ रहा है ना, ये देखिए सल्फर ये आ रहा है, सेलेनियम देखिए ये आ रहा है। तो इन सब के ऑक्साइड्स, कहानी मुझे लगता है एकदम अच्छे से क्लियर होगी आपको, ऐसे पहचाने आप, ठीक है। फ्री रेडिकल्स इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बट नॉट लुईस एसिड। अभी बताया था कि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, बट वो लुईस एसिड्स नहीं होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट नहीं करते, उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। BX2 अगर आपको मिल जाए, बेरिलियम हैलाइड, विल बी इलेक्ट्रोफाइल। BCl2 BF2 ये भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ऑल कार्बिन्स, जितने भी कार्बिन्स होते हैं वो सबके सब आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। हेलोजेंस जितने होते हैं Br2 Cl2 I2 ये सबके सब आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। समराइज कर दे रहा हूँ, देखो जरा सा, हाइलाइट्स ऑफ P&D एक्सेप्ट एजिस एंड कॉल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल 1 2 3 3 हेलो, BX2 कार्बिन एंड हेलोजेंस, ये सब के सब बेटे आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, है ना। और क्या एक्सेप्शन है, तो देखो बेटा इलेक्ट्रोफाइल की जितनी लिस्ट थी, जितनी भी थी, वो सब मैंने आपके सामने रख दी, सब की सब पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी बेटे। बताओ कहानी क्लियर है कि नहीं, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटे। तो इस तरह से कितना मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को करते जाओ, समझते चले जा रहे हो। फ्री रेडिकल्स की बात करें तो फ्री रेडिकल्स मैंने आपको आइडिया दिया था अभी, है ना, अभी समझाया था फ्री रेडिकल्स बेटे। इनके पास क्या होगा, जैसे हमने अभी CH3 वाला एग्जाम्पल समझाया था आपको जस्ट पहले, देखो ये कार्बन के, अगर कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें अगर हम लोग, कार्बन फ्री रेडिकल, जरूरी नहीं कार्बन फ्री रेडिकल हो, अदर फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, बट कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो आपका कार्बन फ्री रेडिकल था। इनके पास देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो फ्री रेडिकल्स है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरिंग पार्टिकल्स इस फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं आपको पता है, Cl फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, I फ्री रेडिकल, RO फ्री रेडिकल, CO फ्री रेडिकल, यूजुअली अनस्टेबल होते हैं। ये लुईस एसिड नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते, अनपेयर्ड होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट्स व्हाई दे सर्च फॉर अनदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अनदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सर्च करते हैं सो दैट कि ये पेयर्ड हो जाए और अपने आप को स्टेबल कर लें। दे एक्ट विथ अनदर पार्टिकल, है ना, दे रिएक्ट विथ अनदर पार्टिकल, बिकम्स स्टेबल, न्यूट्रल हो जाते हैं, एंड जनरेट अनपेयर्ड ऑफ अनदर पार्टिकल, मतलब ये दूसरे के साथ से इलेक्ट्रॉन एक ले लेते हैं, खुद स्टेबल हो जाते हैं, और दूसरे से एक लेंगे तो उसके पास अनपेयर्ड बच जाएगा, तो दूसरे को वो क्या कर देते हैं, रेडिकल बना देते हैं। बात समझो, जैसे कि देखो ये ऐसे होमोलाइसिस किया, ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा, Cl यहाँ चला गया, इसका एक अनपेयर्ड बच गया, देखिए तो खुद तो पेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड छोड़ दिया, देखिए। तो इस तरह से, और अगर फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, न्यूट्रल बन जाएगा आपका इस तरह से। तो ये आपका फ्री रेडिकल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। बेटे बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत तगड़े से और फटाफट तेजी से एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाते चले जा रहा हूँ। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, जरा देखिए और गौर फरमाइएगा। न्यूक्लियोफाइल्स NU माइनस बात करते हैं हमने, जैसे न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन हो सकता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, न्यूक्लियस लवर होते हैं, और चूंकि न्यूक्लियस लवर होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज लवर होते हैं, इसलिए एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने ये देखा पोलैरिटी है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ माइनस है प्लस। अब यहाँ पर देखो NH2 माइनस है, इसके पास पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड अगर ऐसे टूट गया,
ये बॉन्ड अगर ऐसे टूट गया तो यहाँ पर एक्चुअल माइनस और यहाँ पर एक्चुअल प्लस आ जाएगा, और एक खटक से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है, और ये कंपाउंड इस तरह से बना देता है। ठीक है, हमने थोड़ा सा बात किया न्यूक्लियोफाइल के बारे में, और डिटेल में समझते हैं तगड़े से कैसे पहचानोगे आप। नेगेटिव, ऑल नेगेटिव रेडिकल्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर, कोई सभी, देयर इज नो एनी एक्सेप्शनल केस, कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज दिख जाए वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी, जैसे ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स भी न्यूक्लियोफाइल होता है। ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, यानी जो कार्बन से मेटल जुड़ा होता है, जैसे देखो आर में कार्बन है, देखो मेटल जुड़ा हुआ है आर माइनस, इसको हम ग्रिग्नाट रिएजेंट बोलते हैं। गिल्बन्स रिएजेंट आपका R2CuLi होता है, तो आर पर माइनस CO पर प्लस होगा। R2Zn आपका फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है, Zn पर प्लस, इस पर माइनस होगा। अल्काइल लिथियम, लिथियम मेटल है, इस पर माइनस है। तो जनरली जो कार्बन मेटल से जुड़ा होता है उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। बात समझ, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज आपको दिख जाए। चलिए अब न्यूट्रल में, एक तो चार्ज वाला न्यूट्रल, न्यूट्रल में नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। नेगेटिव में नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, समझ रहे हो बेटे बात। तो ये जो हैं एलिमेंट्स, नो प्रॉब्लम सर, तो नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर अटैच्ड विथ हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप्स कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो अगर इनके साथ अल्काइल या हाइड्रोजन लगा हुआ है तो बेटा ये आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। आप आंख बंद करके बता सकते हो। तो नो प्रॉब्लम सर के साथ हाइड्रोजन या अल्काइल लगा है तो आपका क्या होगा बेटे, वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। जरा देखिए नो प्रॉब्लम सर, देखिए नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अल्काइल, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ अल्काइल, ऑक्सीजन के साथ अल्काइल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ अल्काइल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ अल्काइल हाइड्रोजन। फास्फोरस नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर है ना। तो फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन, फास्फोरस के साथ अल्काइल, सल्फर के साथ हाइड्रोजन, सल्फर के साथ अल्काइल, ये सब के सब आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बेटा इतनी तगड़ी चीज़ कहाँ सीखोगे आप, बात समझ रहे हो। तो आप इस तरह से पहचाने, आप इस तरह से पहचाने, आप आंख बंद करके खटाखट तेजी से पहचान सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कोई आ जाए तो भी आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, मल्टीपल बॉन्ड। एम्फीफाइल्स क्या होते हैं, वी हैव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो जहाँ पर भी बेटा मल्टीपल बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, पोलर होगा, वो आपका हमेशा एम्फीफाइल होगा। चाहे वो C डबल बॉन्ड O है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पोलैरिटी है। C डबल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और अनसैचुरेशन है। तो ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, टूटेगा माइनस आएगा, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल में आपको बता दिया, दोनों प्रॉब्लम सर से हाइड्रोजन अटैच्ड हो और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, आपको अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कुछ तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। बोलो बेटे कहानी समझ में आई क्या। सो ऑल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर न्यूक्लियोफाइल, जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सब के सब। ऑल कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल। अब ऑल मतलब नो प्रॉब्लम सर, क्या बेटे, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। तो ये पूरा आप पहचान सकते हो, यहाँ से पूरा का पूरा पहचान सकते हो आप यहाँ से बहुत तगड़े से। ठीक है, ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो बेटा बताओ क्या न्यूक्लियोफाइल का टेंशन खत्म। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या अंतर है। बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जिसका होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलेंगे। जैसे कि जरा देखो, ये अगर ऐसे गया इधर तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इसको, और देखिए CH3 OH में कन्वर्ट हो गया, इसके पास ये माइनस यहाँ प्लस आया, प्लस लोन पेयर यहाँ से ये बन गया और Br माइनस। तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ए पार्टिकल टू जनरेट ए सिग्मा बॉन्ड इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग पावर, बेस वो होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, H प्लस लिया इसने, देखिए पानी बना दिया और Cl माइनस बाहर आ गया। तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग पावर इज बेसिसिटी, बेस बोलते हैं उसको। एंड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टेंडेंसी जो होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी करेगा। बोथ दीज आर डिफरेंट, तो बेसिसिटी इज डिफरेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिफरेंट। इन सम केसेस न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इक्वल भी हो जाता है, बट नॉट एवरी टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिटेल में इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी बता रखा है रिएक्शन मैकेनिज्म में। चलिए, तो यहाँ तक भी बात आपको समझ में आती है क्या बेटे। न्यूक्लियोफाइल की कहानी एकदम क्लियर हो गई क्या। अरे बोलो बेटे, न्यूक्लियोफाइल की कहानी एकदम क्लियर हो गई क्या। अरे कुछ तो बोले बेटे जनाब, कुछ तो बोले आप। अब हम बात करते हैं किसकी, सॉल्वेंट की। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, फिर रेडिकल हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, रिएजेंट हो गया, टाइप्स ऑफ जो हम लोग हेलो अल्केन्स हेलोवेरेंस की बात करते हैं, अराइल और फेनाइल हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें देखो एक करके चुन चुन के मैं आपको तगड़े से रिएजेंट आपको तगड़े से मैंने समझा दिया। अब आप चुटकी में ऐसे पहचान सकते हो कि नहीं, बोलो बेटा यस और नो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि आप फटाफट तेज़ी से पहचान सकते हो कि नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, फिर रेडिकल्स क्या होते हैं।
सॉल्वेंट देखते हैं, लिविंग ग्रुप देखते हैं, इनको भी समझते हैं। अब सॉल्वेंट का भी आपको सारा कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, है ना, तो वो बात भी कर लेते हैं। चलिए पानी पीते हैं पहले। चलिए सॉल्वेंट को बहुत तगड़े से समझते हैं बेटे। देखिए क्या है, अगर हम सॉल्वेंट की बात करें बेटे तो हम लोग दो तरह के सॉल्वेंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटे, है ना। एक आपका होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, और दूसरा आपका होगा बेटा पोलर सॉल्वेंट जिसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। समझिएगा, बहुत सही तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होगा जिसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा, पोलर सॉल्वेंट वो होगा जिसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब पोलर सॉल्वेंट में दो तरह का होगा, एक होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को बेटे हम लोग पीपीएस भी बोलते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को हम लोग पीएस बोलते हैं। ठीक, ओके। तो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा और एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की। सो जीरो नेट डायपोल मोमेंट, नेट पोलैरिटी 0 हो जाएगा क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट आपका क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। एग्जाम्पल्स आपका बेंजीन है, CCl4 है, CO2 है, C6H12 है, BF3 है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं। यहाँ पर आपका PCl5 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं एक एग्जाम्पल थोड़ा छोटा सा दिखाना चाहें, CO2 की अगर हम बात करें बेटा तो CO2 आपका लीनियर शेप होता है कुछ इस तरह से। तो ये देख लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन होगा इधर होगा, इसका जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन होगा इधर होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बेटा अगर इसका बॉन्ड मोमेंट न्यू है तो इसका भी न्यू होगा कि सेम है, C डबल बॉन्ड इधर भी। अब इसका नेट क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका म्यू नेट आपका जो आएगा वो 0 आ जाएगा। इस तरह से जितने भी हैं आपके ये सब के सब बेटा इनका नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। आप यहाँ पर CCl4 है, देखो यहाँ पर ये भी ले सकते हो। तो ये सब के सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए। चलिए ये बात तो समझ में आती है। अब आते हैं पोलर सॉल्वेंट में। सो नॉन जीरो नेट डायपोल मोमेंट, नेट पोलैरिटी इसका 0 नहीं होता है, म्यू नेट इसका 0 नहीं होता है, वो आपके क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी की बात करें तो देखो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस, तो लेस टू मोर बॉन्ड मोमेंट इधर होगा, लेस टू मोर बॉन्ड मोमेंट इधर होगा। बात समझ रहे बेटा। और यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कुछ इस तरह से 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये स्मॉल लोब टू बिग लोब, बिग मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, स्मॉल लोब टू बिग लोब इधर भी होगा। तो नेट ऐड हो जा रहा है, इसका म्यू नेट कैंसिल नहीं होगा। सो इसका मतलब ये आपका कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। सिमिलरली अमोनिया की बात आप कर सकते हो, NH3, समझ में आ रही बेटे। और इसका जो होगा कुछ इस तरह से रहता है। तो लेस टू मोर बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट। और ये देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा sp3 का, जहाँ पर आप देख रहे हो बिग लोब है, स्मॉल लोब, हमेशा इसको बोलते हैं लोन पेयर मोमेंट। तो लोन पेयर मोमेंट हमेशा स्मॉल लोब से बिग लोब की तरफ जाता है। इसका लोन पेयर मोमेंट ये होगा। तो ये आपके बॉन्ड पेयर मोमेंट है, बॉन्ड मोमेंट है, और ये आपका लोन पेयर मोमेंट है। नेट ऐड हो जा रहा है, म्यू नेट इसका कैंसिल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे यहाँ पर भी देखो 2 लोन पेयर मोमेंट थे और ये बॉन्ड मोमेंट है आपके, तो नेट इसका भी 0 नहीं, ऐसे करके। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर पता चल गया, पोलर पता चल गया। पोलर में भी हम लोग अब कैटेगराइज करेंगे, PPS और PAS की बात करेंगे। तो मीडियम इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, सॉल्वेंट वो चीज़ होता है, वो मीडियम होता है जहाँ पे रिएक्शन होती है, प्लेटफॉर्म होता है रिएक्शन को कराने के लिए। फॉर एनी रिएक्शन कोलिजन इज रिक्वायर्ड बिटवीन पार्टिकल्स एंड फॉर कोलिजन देयर मस्ट बी ए मीडियम। तो जब भाई दो चीज़ों के बीच अगर रिएक्शन कराना चाहे तो उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए। तो कोलिजन होगा कहाँ पे, उसके लिए जगह चाहिए ना, प्लेस चाहिए ना, वो जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म आपका सॉल्वेंट होता है। सो देयर बी मस्ट बी मीडियम, है ना, वेयर दे कोलाइड टू ब्रेक बॉन्ड एंड फॉर्म बॉन्ड, जहाँ बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं, दैट मीडियम इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी समझ गए क्या, सॉल्वेंट वही है, नॉन पोलर, पोलर बता चुका हूँ, नॉन पोलर आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट्स में आपका पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। सबसे पहले हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है एकदम। हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर डायरेक्टली फोन से अटैच्ड है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, हमेशा वो पोलर होगा, खत्म कहानी। हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर वो फोन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। देखो जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच्ड, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है, या हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्लोरीन से अटैच है, तो आपका क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन फ्लोरीन से। तो ये सब के सब आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS बोल देंगे बेटे इसको, PPS।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS। बात समझ में आती है बेटे? क्लियर? तो ये एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, ये आपका वाटर है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पोलैरिटी होगी, सिंपली यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है। अब ये करते क्या है, इनका काम होता है सॉल्वेशन। अच्छा, हाइड्रोजन की साइज तो बेटा बहुत छोटा छोटा स्मॉल साइज है ये, तो अगर ये स्मॉल साइज है तो अब देखो करेगा क्या। मान लो कि कहीं पर कैटायन है, ये कैटायन है, तो कैटायन के पास अगर कहीं पर कैटायन है तो बेटा बताओ इसका नेगेटिव पार्ट इस कैटायन के पास जाना चाहेगा। तो अब चूंकि ये सॉल्वेंट है तो इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे सिस्टम के अंदर, तो देखो इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट, ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा, सॉल्वेशन होने लगेगा। और अगर पानी है तो हाइड्रेशन बोलेंगे। तो बताओ ये क्या करेगा, कैटायन के साथ सॉल्वेट करेगा और सॉल्वेशन होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, नो डाउट पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एंड व्हेनेवर देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, जो कि सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। तो ये कैटायन को सॉल्वेट करेगा, सॉल्वेशन ऑफ कैटायन। अब एनायन की बात करें तो बेटा देखो उसका एनायन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, इसका कौन सा पार्ट जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा। तो देखो वाटर का पॉजिटिव पार्ट ये देखिए पॉजिटिव एंड आ गया। अब ये इसको सॉल्वेट कर रहा है, देयर इज ए इंटरैक्शन, व्हेन देयर इज ए इंटरैक्शन अट्रैक्शन देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना, इस सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये एनायन को भी स्टेबल करेगा, ये कैटायन को भी स्टेबल करेगा, दोनों जगह ये दोनों प्रोसेस एक जो प्रोसेस होंगी दोनों जगह एनर्जी रिलीज होगा, सॉल्वेशन एनर्जी मिलेगी। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो PPS होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है बेटे, सॉल्वेंट है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है सॉल्वेट बोथ कैटायंस एंड एनायंस, ये कैटायन को भी सॉल्वेट करता है और ये एनायन को भी सॉल्वेट करता है। कहानी क्लियर होती है बेटे यहाँ तक? ठीक है। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो ये बात अब तो समझ में आ गई होगी। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो जरा इस बात को समझें, तो इसमें सबसे पहले आपका एसीटोन होगा, CH3COCH3 ये लीजिए। दूसरा अगर आप C की जगह S लगा दो तो देखिए डाई मिथाइल सल्फोक्साइड बन जाएगा, सो इससे डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है। अब ये है आपका DMF, DMA, HMPA, HMPT, समझिए। तो DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्माइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड समझो इसको, देखो कैसे ध्यान रखो, फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप बेटा ये होता है आपका, ये होता है, इसको हटा दो, तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और यहाँ पर एक देखो इस पर्टिकुलर जगह पे एक नाइट्रोजन लगा के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दो, 2 लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, सपोज आप 2 मिथाइल है यहाँ पे, तो डाई मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड तो और अमाइड आ गया, फॉर्मल्डिहाइड भी है और अमाइड ग्रुप भी है, तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, समझ रहे हो बेटे, सो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ऐसे डाइथाइल एस्टामाइड बना सकते हो, सो डाई मिथाइल एस्टामाइड बनाने के लिए आप क्या करो, एस्टिक है ना, एस्टिडाल्डिहाइड देखिए ये, इसको हटाया तो देखिए ये चीज़ आ गई आपके सामने, हटाया, यहाँ पे नाइट्रोजन देखो लगाया और देखो यहाँ पर 2 मिथाइल लगा दिए। सो अब बताओ डाई मिथाइल एसिटामाइड, एसिटाल्डिहाइड था तो डाई, समझ गए बेटे, ये आपका फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड है, फिर नाइट्रोजन 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 और यहाँ पर 2 CH3 लगे हुए इसके साथ। तो देखो हेक्सा मिथाइल, देखो कितने 6 मिथाइल हैं, तो हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरो और 3 है तो ट्राइअमाइड, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरो ट्राइअमाइड, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरो ट्राइअमाइड, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरो ट्राइअमाइड, ये आपका। तो एसीटोन, DMSO, DMF, DMA, HMPT और HMPA। इसके बाद आपका आता है DMG भी आता है, डाई मिथाइल ग्लॉक्साइम भी आपका होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके है ना, ये देखो लिखा है DMG और उसका स्ट्रक्चर कुछ ये है, देखिए डाई मिथाइल ग्लॉक्साइम। क्राउन ईथर्स होते हैं, क्राउन ईथर्स होते हैं, क्राउन ईथर्स क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है बेटा X क्राउन Y ईथर होता है। X इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिंग एंड Y इज टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन रिंग। तो टोटल एटम्स देखो यहाँ शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 हो गया देखिए X। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है तो देखो 3, X और Y का वैल्यू पता चल गया, और इसका क्या होगा X क्राउन Y ईथर मीन्स 9 क्राउन 3 ईथर, इस तरह से ये हो जाएगा। अब जैसे हम आपको ये स्ट्रक्चर दें और आपसे पूछें कि बेटा बताओ इसका नाम क्या होगा, तो बताओ बेटे X क्राउन Y ईथर, X क्या होगा बेटा बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 क्राउन बेटा कितने, 4 ऑक्सीजन है, 4 एटम है, देखो 4 ऑक्सीजन 4 ईथर। जनरली होता क्या है बेटा, ये आपका किसका वैल्यू है, Y का वैल्यू है, ये X का वैल्यू। जनरली जो आपका Y होता है वो आपका बेटा 3 टाइम्स ऑफ X होता है। जरा देखो Y ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 टाइम्स है ना। Y जो होता है Y और X में ये रिलेशन होता है, यही होगा क्या, 3X नहीं है ना, अगर हमें X चाहिए X इक्वल टू 3Y ये होगा ना, देखो ये, तो अगर हम Y में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं देखो, तो 3 से किया तो देखो 9 हो गया, 4 है
वाई 4 डाला तो देखो 12 हो गया, जनरली ये होता है। और DMG आपके सामने है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, तो बहुत सिंपल है बेटे। हमने DMSO लिया, DMSO स्ट्रक्चर देखा, ये देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे। और यहाँ पे कॉमन चीज़ भी है बेटा, देखो अगर आप PAS की बात करो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करो, PAS है सबके सब, PAS पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है बेटे, इन सब में आप देखो बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। देखो 2 CH3, 2 CH3, ये 2 CH3, ये 3 CH3, इतने सारे CH3, बल्किनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कॉमन चीज़ आ रही है, देखो जरा सा। क्राउन ईथर की बात करें तो देखो CH2 बल्कि, CH2 बल्कि, यहाँ पे देखो CH3 बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, कॉमन चीज़ ये है, सबके साथ होगा ऐसा। तो हम एक एग्जाम्पल DMSO कर लेते हैं। DMSO लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव एंड। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो पॉजिटिव एंड है इसके चारों, ये इसके आसपास तो बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, जिसका मतलब ये जो पॉजिटिव एंड है इसका पोजीशन ब्लॉक हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई, हम बात करें यहाँ पर एनायन की, सपोज A- है, तो किसके पास जाना चाहेगा, कैटायन के पास जाना चाहेगा। तो बेटा कैटायन का जो पोजीशन है वो बहुत तेज़ी से क्या हो रखा है, ब्लॉक हो रखा है। तो क्या ये एनायन इसको इंटरेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि ये जो DMSO है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। तो यानी एनायन में सॉल्वेशन एनर्जी की बात यहाँ पर नहीं हो पाएगी। जबकि PPS की बात करें तो एनायन को भी कर रहा था, कैटायन को भी कर रहा था, वहाँ पर ज़्यादा सॉल्वेशन हो रहा था, ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होती। बट यहाँ पर ये एनायन को नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू बल्कि ग्रुप ये पोजीशन कैटायन की ब्लॉक हो चुकी है, तो एनायन यहाँ पे घुस नहीं पाएगा, इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा। सो पोजीशन ऑफ कैटायन इज ब्लॉक्ड। देखिए स्टेरिकली क्राउडेड हो गया ये। बट अगर एनायन की बात करें तो ये फ्री एंड है। तो आपका जो कैटायन अगर आप लॉगे तो कैटायन मान लो B+ है आपके पास, तो बेटा ये B+ को इंटरेक्ट कर सकता है, बिकॉज दिस इज फ्री। सो इट्स नेगेटिव एंड इज फ्री, इट्स नेगेटिव एंड इज फ्री, बट पॉजिटिव एंड is blocked. So it solvate cations only. So PS solvate cations only, not anions. Anions को solvate नहीं करेगा। कैसे करेगा, बहुत सिंपल सी बात है भाई। कोई कैटायन है तो नेगेटिव पार्ट इसका ये वाला फ्री है, देखो यहाँ पे इंटरेक्शन, एंड व्हेन देयर इज इंटरेक्शन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, और वहाँ से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्वेशन एनर्जी की बात होगी, एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये केवल बेटे किसको करेगा, कैटायन को सॉल्वेट कर पाएगा। सॉल्वेंट का मतलब समझ रहे हो बेटे। तो ये सब बहुत मैकेनिज्म में यूज होते हैं बेटे। अब देखो हमने चार्ट, एक टेबल भी बना दिया, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जिसका नेट डायप्लोमेंट 0 नहीं होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसका नेट डायप्लोमेंट 0 होगा, CH4 Cl3 ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने। इफ़ ऑल बॉन्ड्स आइडेंटिकल एंड नॉन लोन पेयर है ना, तो आपके इस तरह से होंगे, है ना। तो ये सेम बॉन्ड लेंथ है, सिमेट्रिकल है एंड नो लोन पेयर है ना, सेम बॉन्ड लेंथ सिमेट्रिकल, देखो यहाँ पर हर जगह यहाँ पर सेम बॉन्ड लेंथ, जितने भी बॉन्ड है सभी के सेम हो, सिमेट्रिकल हो, तो और नेट डेवलपमेंट आपका उसका क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। अब पोलर सॉल्वेंट्स में भी वही आपका PPS एंड PAS, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट समराइज कर दे रहा हूँ आपको, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। हाइड्रोजन अगर फोन से अटैच्ड है तो ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। PAS, ठीक है। यहाँ पर बेटा जो आपका CH-Cl3 है, ये भी आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, बिकॉज जैसे यहाँ से H+ निकलता है बेटे तो CCl3 माइनस आ जाता है, और C पर माइनस आने से देखो Cl, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये माइनस जो है इस वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट करने लगता है, और चूँकि P ब्लॉक है, ये D यहाँ पर आपके पास वैकेंट d है, तो P D बैक बॉन्डिंग होने लगता है, दैट्स वाई इसका एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए आसानी से H+ रिलीज कर देता है। इसलिए बेटा ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का काम CH-Cl3 भी करता है, एसिडिक होता है। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपको बता ही चुका हूँ बेटे, ठीक है। ईथर आप ले सकते हो, देखो ये ईथर भी है, पोलर अप्रोटिक है, देखिए इधर से एनी कार्बन, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है आपका, है ना, DMF है, DMSO है, HMPT है, क्राउन ईथर है, XY ईथर बता देते, तो सारे एग्जांपल्स आपको हमने बता दिए। तो ये आपका समरी था किसका, सॉल्वेंट का। अब बात करें थोड़ा सा हम लोग अगर लिविंग ग्रुप्स की, किसकी बात करें बेटे हम लोग, लिविंग ग्रुप्स की बात करें। लिविंग ग्रुप क्या होता है कि हमारे पास बेटा सबस्ट्रेट होगा, उसके साथ यहाँ पर कोई एक लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये लीव करेगा तभी तो कोई ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा जाके। तो लिविंग ग्रुप मस्ट बी बेटर लिविंग ग्रुप। कैसा होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और ये लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप कब हो सकता है, जब इसका एसिडिक नेचर अच्छा, इसका एसिडिक करेक्टर क्या हो, ज़्यादा हो, मोर एसिडिक करेक्टर। तो जितना ज़्यादा इसका एसिडिक करेक्टर होगा ये उतने आसानी से लीव करेगा। और एसिडिक करेक्टर किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, तभी ज़्यादा होता है जब उसका एनायन स्टेबल हो। तो इसका मोर स्टेबल एनायन होना चाहिए। तो इसका एनायन बना लो, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल लो Lg- के फॉर्म में, और इसका एनायन जो है अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी मोर एसिडिक, और मोर एसिडिक है तो उसका लिविंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो मोर एसिडिक बोल सकते हो, वीकर बेस बोल सकते हो। तो अगर वीकर बेस है तब भी ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। चलिए देखते हैं पॉइंट्स कुछ देखते हैं इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी का।
लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन एसिडिक कैरेक्टर, अभी बताया मैंने आपको। लीविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, है ना भाई। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियसली बात बेसिक कैरेक्टर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफ पॉजिटिव चार्ज ग्रुप इज अटैच टू द सबस्ट्रेट देन दिस ग्रुप विल बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्यों? देखो अगर मान लो R है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज लाइक N3+ है, तो बेटा ऑलरेडी प्लस चार्ज है, तो खटाक से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, खटाक से तेजी से निकल जाएगा और यहाँ पर लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। माइनस यहाँ आया, यहाँ प्लस आया, देखिए N3 है ना, निकल गया यहाँ से। बात समझ रहे हो बेटे? तो इस तरह से ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो किसी भी लिविंग ग्रुप अगर पहले से ऑलरेडी प्लस चार्ज लगा हुआ है तो बहुत तगड़ा वाला लिविंग ग्रुप होगा, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। ओके, ये बात। और अगर लिविंग ग्रुप निकालने के बाद एनायन बन जा रहा है, तो एनायन के लिए फिर आपको बता ही चुका हूँ मैं क्या, कि इफ एनायन लिविंग ग्रुप निकाला, एनायन बना, चेक स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे बेटे, बताओ? एनायन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? उसका एसडी कैरेक्टर चेक कर लो, एसडी कैरेक्टर चेक कर लो और काम बन जाएगा। और अगर कोई न्यूट्रल है, लिविंग निकालने के बाद अगर कोई न्यूट्रल बच जा रहा है तो उसके लिए आप उसका बेसिक कैरेक्टर चेक कर लो। वीक बेसिक अगर होगा तो उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा होगा। अब आपको एसडी कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ये सब निकालना तो बहुत तगड़े से आता है, जीओसी वगैरह में बहुत बढ़िया से हम लोगों ने सीख रखा है। और एक दो पॉइंट कुछ बताते हैं। मान लो बेटा यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि आप एलोंग अ पीरियड मूव कर रहे हो और आप एलोंग अ ग्रुप मूव कर रहे हो। पीरियड में आप देखते हो नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं। अगर सेकंड पीरियड का है तो उसमें 2 ही सेल होंगे, थर्ड पीरियड का 3 सेल होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर एलोंग अगर आप पीरियड मूव कर रहे हो तो यहाँ सेल नंबर चेंज नहीं हो रहा, सेल नंबर कॉन्स्टेंट है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो साइज है वो कॉन्स्टेंट बना, ऑलमोस्ट जैसे हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस, बट बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है, होता है बिल्कुल सही है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज नंबर ऑफ सेल सेम होती हैं। तो हम ये एजम्पशंस लेके चल सकते हैं कि जब एलोंग ए पीरियड आप मूव करोगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो साइज की बात यहाँ पर नहीं होगी कि साइज यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम जब पीरियड के एलोंग बात करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। तो इधर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है एलोंग द पीरियड, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करेंगे। सो एलोंग द सेम पीरियड साइज ऑलवेज ऑलमोस्ट सेम सेल है, बट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएं तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो अलोंग ए पीरियड वी चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट साइज। तो जब हम पीरियड के अलोंग जाएंगे तो हम साइज चेक नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। बट जब आप अलोंग ए ग्रुप मूव करते हो, सपोज नीचे जा रहे हो तो साइज बेटा सेल नंबर बढ़ती जाती है तो साइज भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम साइज मैटर करेगा, साइज डोमिनेट करेगा। सो अलोंग ए पीरियड साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डोमिनेट करेगा, अलोंग ए ग्रुप साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में साइज डोमिनेट करेगा। सो अलोंग द पीरियड ऑलवेज कंसिडर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉट साइज, बिकॉज along द पीरियड सेम साइज रिमेंस ऑलवेज वही रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट along ए ग्रुप ऑलवेज कंसिडर साइज। तो जब कभी भी आप along ए ग्रुप बात करो तो साइज की बात करो। तो जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप इसका यूज़ करना, ये मैंने आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पर बता रखी है, बता दी है, ठीक है। बेस क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर टू H+ ओनली। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ये सब चीज़ें देख लो बेटे। सो बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जितना ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी उतना आसानी से आप लोन पेयर H+ को दे पाएगा, उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इफ स्मॉल साइज लोन पेयर डेंसिटी विल बी मोर एंड मोर बेसिक कैरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें कहीं पर बेसिक कैरेक्टर चेक, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर न्यूट्रल है तो वहाँ बेसिक कैरेक्टर चेक कर लो, आयन है एनायन है तो वहाँ पर आप एनायन का स्टेबिलिटी चेक कर लो, और अगर कहीं पर लिविंग ग्रुप पर डायरेक्टली प्लस चार्ज लगा है तो आप वहाँ पर आप सीधे सीधे बोल सकते हो बहुत तगड़ा वाला होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हेलोबेंजीन, ध्यान रखो बेटा, ये फ्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन की तरफ जाते हैं तो ध्यान रखना बेटा, जो फ्लोरोबेंजीन रिंग होता है ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है। देखने से लगेगा आपको सर फ्लोरीन है तो बहुत इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा, बट यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट लगाएं, मेसोमेरिक का और आई इफेक्ट का, तो वहाँ पर नेट रिजल्ट ये आता है कि जो फ्लोरोबेंजीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, और जैसे इधर जाओगे तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर होगा, आयोडोबेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा ब्रोमो, उससे ज़्यादा क्लोरो, और सबसे ज़्यादा आपका फ्लोरोबेंजीन, तो आपका मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्लियर? ठीक है, आप इस तरह से पहचान लोगे। अब इसका अब लिविंग ग्रुप, कुछ सुपर लिविंग ग्रुप, बहुत बढ़िया बढ़िया लिविंग ग्रुप्स होते हैं, थोड़ा उनको समझना होगा, तो उसके लिए वीकेएसटी है, उसके लिए वीकेएसटी लिविंग ग्रुप्स को समझने के लिए। तो देखो सारी टर्मिनोलॉजी है बेटा, एकदम नोट कर लो एकदम तगड़े से। आगे इतनी गर्दा तरीके से हमने कहा था ना कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, अमाइंस, ये सब आपका यही सारे कॉन्सेप्ट तगड़े से यूज होते चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम बार बार फिर नहीं बताएंगे, डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। लिविंग ग्रुप्स का जो वीकेएसटी है, टीना है ना, 3 गर्ल्स थी, टीना, नेहा और बीना, ठीक है, 3 गर्ल्स थी, तीनों फ्रेंड थी। तो टीना, नेहा, बीना तीनों बिग शॉप के बाहर पहुंचे। टीना, नेहा, बीना तीनों बिग शॉप के बाहर पहुंचे। तभी मोर स्मार्ट इंटेलिजेंट बॉयज 3 फ्रेंड आए, 3 फ्रेंड आए, बोले कैन बी फ्रेंड्स ऑलवेज फॉर ऑलवेज फ्री। क्या बोले? कैन बी फ्रेंड्स फॉर ऑलवेज फ्री।
सो टीना, नेहा, बीना तीनों बिग शॉप के बाहर पहुंचे। तभी 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 मोर स्मार्ट इंटेलिजेंट बॉयज, 3 फ्रेंड आए, बोले कैन वी फ्रेंड्स फॉर ऑलवेज प्रिय। देखिए कैसे, समझिए, है ना, ये तो बता दिया आपको। ओके, अब जरा देखिए, टीना ये आपका, दिस इज ट्राइफ्लेट आयन। नेहा, दिस इज नोसिलेट आयन। बीना, दिस इज ब्रोसिलेट आयन। तीनों, दिस इज टोसिलेट आयन। OTS शॉर्ट फॉर्म भी देखते जाइएगा, ONS, OBS, OTS शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी है। बिग शॉप बेंजीन सल्फोनेट, बाहर बेंजोनेट, पहुंचे तभी मोर स्मार्ट मिथाइल सल्फोनेट और मेसाइलेट OMS, है ना। मोर स्मार्ट, है ना, इंटेलिजेंट, देखो I माइनस, बॉयज BR माइनस। 3 फ्रेंड आए, 3 फ्रेंड ट्राईफ्लोरोएसीटेट, बोले कैन Cl माइनस, फ्रेंड F माइनस, फॉर ऑलवेज प्रिय फिनॉक्साइड आयन P। तो इस तरह से एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, यू कैन लर्न दिस ऑल दिस। तो ये सब आपके सामने बैठे। तो इस तरह से हमने आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त गर्दा वाला किया बेटा, हम लोगों ने मस्त और ज़बरदस्त वाला। और ये सब चीज़ें जो है ना बेटा एकदम बढ़िया से अच्छे से रेडी करो, और फिर देखो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप कितना एंजॉय करते हो, राइट। तो बेटा आई थिंक आपने ये लेक्चर काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो बेटा आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और आज के सेशन बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, खूब मेहनत करो एकदम अच्छे से। और ये चैप्टर आपका शुरू हो गया, अब इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। हर तरह के कॉन्सेप्ट आपके जितने भी हैं सब डिस्कस हो जाएंगे 0 to सुपीरियर लेवल तक के। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।